हर हर महादेव, जय श्री राम। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ पलक मिश्रा। आज की वीडियो में ये वीडियो तो सभी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं काम आता है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज का हमारा टॉपिक है द यूनिवर्सिटी विट्स। बहुत ही फेमस है और इस टॉपिक में से हमेशा, चाहे आप CUET PG देने जाओ या नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएँ एंड स्पेशली इंग्लिश के हों तो देखो, हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जानेंगे और इन जो यूनिवर्सिटी विट्स जो राइटर्स थे, उन्होंने किस टाइप के प्लेज लिखे थे, उनकी कुछ हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फिर वन बाय वन हमारे राइटर्स को लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने बताया ही क्या है ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं, ओके। तो यूनिवर्सिटी विट्स सिंपली, अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आता हो कि यार ये यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन, तो समझ लेना कि मेरे और आपके ही तरह के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक बच्चे हैं, जिन्होंने कभी सोचा कि यार ये हम जो पढ़ रहे हैं, क्यों ना उसी से रिलेटेड एक अच्छा सा प्ले लिखा जाए, उसके डायलॉग्स लिखे जाए और फिर उसको परफॉर्म किया जाए। तो जैसे आपको पता होगा, जो पास्ट में हमारे जो भी प्लेस हुआ करते थे, मिस्ट्री प्ले, मोरेकल प्ले, है ना, और फिर इंटरलूड्स भी बाद में आया, वो बहुत बाद में आया। और वो सारे प्लेस किस टाइप के थे? रिलीजियस प्लेस थे। चर्च में, पहले चर्च के अंदर होने लगा, फिर चर्च के बाहर होने लगा। जो हमारा मूविंग स्टेज होता था, जिसमें दिन और रात दोनों, एक तरफ दिन लगता था, उस स्टेज को घुमा दो तो दूसरी तरफ रात लगता था। जैसे आप इससे समझ सकते हो, जैसे आपको पता होगा रामलीला, तो जिसको अभी नहीं पता मैं बता दूं कि जो रामलीला होता है वो सिर्फ एक जगह पे सीमित नहीं रहता। भरत मिलाप कहीं दूसरी जगह, और नक्कटैया जो लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी सुर्पणखा की, तो नक्कटैया किसी दूसरी जगह, है ना। राम जी का जो और डिफरेंट टाइप के इवेंट्स है जिसको दिखाना है, वो कहीं दूसरी जगह। सेम उनके यहाँ भी होता था। उनके यहाँ क्या होता था कि अभी हम ऐसे बोल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, आज रविवार को 7 बजे नाटक है, 7 बजे रविवार 7 बजे इस जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि उन्होंने टाइम बता दी, उन्होंने जगह बता दिया और उन्होंने बता दिया कि क्या होने वाला है। तो जो पर्सन चर्च के अंदर का नाटक नहीं देख पाते थे, वो सिर्फ चर्च के पीपल के लिए ही होता था ना, पोप होते थे, यही सब दिखते थे। जब वो बाहर होने लगा तो लोग बाहर देखने लगे, लोग जा के देखने लगे। तो एक प्लेस के जितने हैं वो उधर आ गए, दूसरा नाटक किसी और प्लेस पे हो रहा है, उनको भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे होता था, और क्योंकि मूविंग स्टेज होता था तो प्रॉब्लम भी ओवर हो चुकी थी। भाई उसमें मूव कर रहा है स्टेज, अब क्या है, अब एक तरफ उधर लेकर जाओ। बहुत छोटा सा रहता था और दिन और रात दोनों पोर्ट्रे कर सकते थे हम लोग उस पर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि नाटक कैसे होता था। पास्ट में हमारे जो चर्चेज़ में जो नाटक होते थे, आपको पता चला, फिर वो धीरे धीरे बाहर आया, है ना। तो उसी तरीके से हमारे ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, उन्होंने बेसिकली सेक्युलर प्लेस को बहुत महत्व दिया और ऐसे ही प्लेस लिखते थे, मैक्सिमम सेक्युलर प्लेस लिखते थे जिसको लोग देखें, इंजॉय करें, और लिखते थे वो खुद, वो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे ये सब काम कर रहे थे? ये थे ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज के। ये सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे जो कि लिख रहे थे नाटक और उसको परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं पूछूं कि अगर शेक्सपियर उसी टाइम पीरियड का है, तो बताओ कि शेक्सपियर भी क्या वो नाटक करता था? तो पहले मैं जान लो एक चीज़, जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी विट्स बहुत ही फेमस हो रहे थे, उस टाइम पे शेक्सपियर स्टेबल कीपर था, जहाँ पे घोड़े लोगों के जाते थे। फॉर एग्जांपल, अभी तो आप गाड़ी से जाते हो, तो मान लो कि आप मॉल में जा रहे हो, है ना, किसी भी फेमस मॉल में जा रहे हो जहाँ पे आप सिनेमा वगैरह देख सकते हो, ठीक है। थिएटर समझ लो, सिनेमा बोलती हूँ, थिएटर तो एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो जाएगा, जिसमें आप एक्चुअल में नाटक करते हो और आपको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। यू आर नॉट ऑन अ स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड थिएटर, ठीक है। तो अभी आप जाते हो, अपनी कार से जा रहे हो, अपनी बाइक से जा रहे हो, तो आप अपनी बाइक और कार कहीं खड़ी करते हैं ना, गराज में खड़ी कर दिया, वही मॉल के नीचे खड़ा कर दिया, कहीं भी खड़ा कर दिया। तो समझ लो कि उस टाइम पीरियड पे यूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो होती नहीं थी, पूरा ओपनली ग्राउंड होता था जिसमें एक स्टेज बना होता था जिस पे लोग परफॉर्म करते थे, इन्हीं लोगों का लिखा हुआ नाटक। तो शेक्सपियर वहीं पे स्टेबल कीपर हुआ करता था। तो पहले के ज़माने में गाड़ी तो होता नहीं था, तो घोड़ा होता था।
है ना, लोग घोड़े से आते जाते थे, तो वो घोड़ों को रखवाली करता था। मान लो कि कोई पर्सन आया, नाटक देखने आया, तो उसका घोड़ा लेके वो खड़ा है, फिर दूसरा है वो भी अपना घोड़ा, तो वो स्टेबल कीपर था और वहाँ से वो यूनिवर्सिटी विट्स के नाटक को देखता था। ठीक, फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी विट्स के नाटक को मतलब वहाँ स्टेबल कीपर बन के देखते देखते से ये लोगों के ऑडिशंस लेने लगा। अभी जैसे अगर आपने कभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी कोई नाटक में हिस्सा लिया तो आपको पता होगा कि आपको अगर मेन रोल, मान लो जैसे कुछ अलग अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ठीक है बस ले जाए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, कोई भी साइड रोल दे दो जिसमें कुछ 4 डायलॉग्स हों और बात ख़त्म। लेकिन कोई कोई होता है कि नहीं, हमको ये मेन रोल ही करना है, हमको तो इधर उधर वाला रोल नहीं चाहिए कि गाँव वाले बन गए ये बन गए, नहीं, हमको मेन रोल चाहिए। तो वो मेन रोल का ऑडिशन बहुत लोगों से होता है ना, सब रो के दिखाते हैं, सब एक्टिंग करके दिखाते हैं, जिसकी एक्टिंग सही रियल लगती है उसी को वो मेन किरदार मिलता है ना। बाकी गांव वाले का किरदार तो ठीक है भाई, नॉर्मली ग्रुप में बैठना है, जुट के बैठना है, थोड़ा थोड़ा डायलॉग है, उसमें तो चल जाता है। मेन रोल को कैसे दिया जाता है, एग्जैक्टली ऑडिशंस होते हैं। तो तब वो स्टेबल कीपर से शेक्सपियर क्या बन गया, ऑडिशन टेक करने वाला बन गया। तो अब उसके यहाँ जितने भी एक्टर्स होते थे वो आने लगे और वो सब क्या करते। अब देखो मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो एक्टर्स होते थे वो फीमेल नहीं होती थी, फीमेल बहुत बाद में होती थी। आई थिंक कौन सा किंग था जिसके टाइम पे उन्होंने अलाउ कर दिया था फीमेल्स को, तो उस टाइम प्रोस्टिट्यूट या फिर छोटे घर की लड़कियां जाती थी, बड़े घर की कोई भी लड़की वहाँ पे परफॉर्म करने नहीं जाती थी। ठीक है, I'll tell you later about it। बट हाँ, उस टाइम पे कौन लड़के परफॉर्म करते थे लड़कियों का रोल, जिनकी दाढ़ी नहीं आई होती थी या जिनकी आवाज़ पतली होती थी। कहते हैं ना जिसकी आवाज़ टूटी नहीं होती है वही लड़कियों की आवाज़ निकाल सकता है ना। अब जैसे आपकी आवाज़ एकदम भारी है, क्या, अगर इस टाइप की वॉइस है और आपको गर्ल्स का रोल मिले तो कैसा लगेगा। हाँ, तो वो उसी टाइप के बच्चे हुआ करते थे, जो बच्चे ही टाइप के होते थे वो फीमेल का रोल करते थे। फीमेल, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर्स तो होती ही थी ना। ओके, तो शेक्सपियर क्या करता था, शेक्सपियर उन लोगों के ऑडिशंस लेता था। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही तक समझते हैं। अब हम मेन पर्सन को समझते हैं कि आखिर कितने लोग थे। बिकॉज हम अगर ये पूरा पढ़ दिया मैंने तो तुम लोग को अभी भी लगेगा कि यार है क्या। जितनी भी मैंने इधर उधर की कहानियाँ सुनाई, अब मैं फिर वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे। मैं बेसिकली एक पास्ट का बैकग्राउंड बता रही थी, अभी मैंने डिफिनीशन दी नहीं है। देखो, यूनिवर्सिटी में यही यंग मेन थे जो कि या तो ऑक्सफोर्ड से एसोसिएट कर रहे थे या तो कैम्ब्रिज से थे। डिजमट टू फाउंड द एलिजाबेथन स्कूल ऑफ ड्रामा, और इन्होंने ही ये फाउंड किया एलिजाबेथन स्कूल ऑफ ड्रामा। ये सारे मोर और लेस क्या थे, एक दूसरे के टच में ही रहते थे और इन लोगों की लाइफ बड़ी ही स्टॉर्मी और इरेगुलर होती थी। इनमें से जितने मैक्सिमम लोग हैं उनकी मौत इतनी अजीबोगरीब ढंग से हुई, किसी पे कुछ इल्ज़ाम लग गया, कोई कैसे मर गया, कोई बार में मर रहा है, तो देयर आर मैनी थिंग्स, राइट। चलो, अब हम फीचर समझने से पहले हम जान लेते हैं कि भाई लिखता कौन था, है ना। अभी डायरेक्टली फीचर्स, देखो बुक का एक अलग होता है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो भी मेरे नोट्स हैं ना ये पर्टिकुलरली बुक्स से लिया गया है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं चैट जीपीटी और ये सब है, क्योंकि देयर इज़ नो नीड ऑफ चैट जीपीटी, वो बहुत गलत आंसर देता है, मैं आपको बता रही हूँ। इतना हद से ज़्यादा कुछ भी, हर आंसर में आपको सेम, कभी भी आप ट्राई कर लो अपना सिलेबस उठाना 5th सेमेस्टर का। 5th सेमेस्टर में जो फिक्शन में जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है उसको देकर एआई को बोलो एग्जांपल दे दो, आप खुद देखोगे कि कितना गलत सलत दे रहा है ना। तो आपको कभी एआई पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है ना, बुक को लो, बुक सबसे सही है। चलो, हम पहले जान लेते हैं कि भाई ये लोग हैं कौन। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जान लो कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स टर्म है ये कौन कॉइन किया है, जॉर्ज सेंट्सबरी। ओके, एंड हमारे कौन कौन मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ज पेल, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉब, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है किसी भी एमसीक्यू में कि कौन है जिसको यूनिवर्सिटी विट्स माना तो गया है लेकिन ना वो कैम्ब्रिज में पढ़ा है ना वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है। तो हमारे कौन है वो, थॉमस किड है। यही हमारा हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम वेरी कॉमन क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, थॉमस किड है। ठीक है, चलो, अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम जो करता धरता है हमारे वो कौन है, तो आप समझ लेना लीडर टाइप के हैं यहाँ पे। मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिक लीडर कि मैं बोल दूँ कि ये लीडर है, बट कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर मार्लो को आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम एक चीज़ और समझेंगे कि ये इतने सारे मेंबर्स हैं, ये कहाँ का, जिसने कॉपी लेकर नहीं बैठे हो प्लीज़ कॉपी लेके बैठ जाओ यार, क्योंकि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट ही, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है।
तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि कौन पर्सन कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ठीक। तो देखो, आप क्रिस्टोफर मार्लो को देख रहे हो, उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रखी है। आप रॉबर्ट ग्रीन को देख रहे हो, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई कर रखी है, कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई कर रखी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारा, BHU है, देन DU है। तो नहीं आप बोलोगे कि मैंने DU में UG किया है फिर PG कर लिया BHU में। तो वैसे ही जो हमारे रॉबर्ट ग्रीन थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई की, कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई की। थॉमस नैशे जो है हमारे, वो हैं कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, ठीक। थॉमस पील जो है वो हमारे ऑक्सफोर्ड के हैं। लॉग भी हैं, थॉमस लॉग जो है वो भी ऑक्सफोर्ड के हैं। जॉन लिली भी ऑक्सफोर्ड के हैं। एंड जॉन लिली ने कॉमेडी राइटर्स है, बाकी सब के सब मैक्सिमम ट्रेजेडीज ही लिखते हैं, इस टाइप की राइटिंग्स है। और थॉमस किड ना ही वो कैम्ब्रिज के हैं, ना ही वो ऑक्सफोर्ड के हैं। तो एक तरीके से आप कॉपी लेके बैठ जाओ और लिखो। देखो, हमारा कैम्ब्रिज का सिर्फ 3 बंदे हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस। क्रिस्टोफर मार्लो कैम्ब्रिज के, रॉबर्ट ग्रीन तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों के हैं, और थॉमस नैश कैम्ब्रिज के। बाकी जितने भी हैं सब ऑक्सफोर्ड के हैं, सिवाय थॉमस किड के। आई होप इतना समझ में आ गया होगा ना, इतनी घबराने की बात नहीं है। अब इतना समझ में आ गया होगा कि ये बच्चे ही टाइप के थे जो बोले कि यार क्या हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, हम रोम को पढ़ रहे हैं, हम ग्रीस को पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे उन लोगों ने भी तो ऐसे ही परफॉर्म किया होगा, ड्रामा लिखा, परफॉर्म होता रहा, तो क्यों ना हम लिखें और हम परफॉर्म करें। तो वो मेरे आपके जैसे बच्चे टाइप के थे जिन्होंने लिखना चालू किया था, जिसके बाद वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन देखो, शेक्सपियर को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ हैं कि शेक्सपियर कौन था, इस तक को लेकर एक सवाल के घेरे में शेक्सपियर बहुत है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, कुछ लोग ये मानते हैं कि यार शेक्सपियर ना हमारे बहुत ही फेमस एसे राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। कुछ मानते हैं कि जो फ्रांसिस बेकन है ना, वही शेक्सपियर बन के लिख रहे हैं। मतलब लिटरली क्या क्या लोगों ने लिख रखा है। कुछ मानते हैं कि देखो यार, ये शेक्सपियर तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, और इसने हम लोग की तरह कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी पार्ट नहीं लिया है, ये इतना अच्छा प्ले लिख कैसे रहा है, ये नहीं हो सकता, ये पर्सन कोई रियल नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा उनको लेके कॉन्स्पिरेसी से कोई मानने को तैयार ही नहीं कि शेक्सपियर लिख रहा है, ठीक। क्योंकि भाई वो देखो, ये लोग इतना पढ़ाई लिखाई किए थे, इनकी राइटिंग स्टाइल ऐसी थी, बट शेक्सपियर का कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड था, यही रीज़न है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर आज शेक्सपियर इसीलिए हैं, इतने फेमस इसीलिए हैं क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हो गई थी। क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो और बहुत सारे लोग इनको बहुत ही अच्छे से रोस्ट किए हैं। डिस, जो आजकल वर्ड चला है, डिस करना, रोस्ट करना, इस तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा बोला गया है। उनको क्या क्या नहीं बोला गया, इनको क्रो बोला गया है, अपस्टार्ट क्रो, मेरे पंख लगा के ये दूसरों के पंख लगा के उड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज क्या है ना, ये यूनिवर्सिटी बिट्स होते हैं ना, ये बहुत गरीब थे, इनकी लाइफ बड़ी मिजरी कह सकते हो, बहुत ही मिजरेबल थी। क्यों? क्योंकि देखो, शेक्सपियर क्या होता है ना, शेक्सपियर को राजा लोग भी हायर करके उनसे लिखवाते थे। हमारे जो स्कॉटलैंड के जो राजा थे, मैकबेथ अगर पढ़ा है ना, मैकबेथ पढ़ा है, तो मैकबेथ का जो पूरा प्ले हो रहा है वो राजा के सामने हो रहा है, समझ रहे हो। स्कॉटलैंड का राजा, जो कि फिर इंग्लैंड में भी आ गया है। तो शेक्सपियर को जब राजा बोल रहा है लिखो, राजा के सामने परफॉर्म कर रहा है, तो राजा उसको पैसे नहीं देगा। तो शेक्सपियर हैज़ द मनी, इतना तो तुम लोग समझ सकते हैं, शेक्सपियर के पास पैसा था, इन लोग नहीं कमा पा रहे थे, तो दे हैव सर्टन इशूज़ लाइक। और क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है आप देखोगे इन लोगों के प्ले से उठा के शेक्सपियर ने लिखी तो है, थोड़ी थोड़ी उससे लिखा है, बट वही चीज़ है कि कॉपी कर भी सकता है इंसान, लेकिन यू नो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा लिख पाए। तो शेक्सपियर के अंदर वो एबिलिटी थी, गॉड गिफ्टेड थी, नो डाउट। बट इन लोगों को था कि भाई ये मेरे कैरेक्टर को ले रहा है, मेरे कहीं ना कहीं यू नो चीज़ों को लेके कॉपी कर रहा है, तो ये तो भाई अपस्टार्ट क्रो है, इसने तो हम लोग को कॉपी किया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अभी इस पे नहीं जाते हैं। अभी मेन जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ, वरना आप कहोगे कि यार क्या ही पढ़ाई जा रही है, ये लिखा कुछ और है, बोल कुछ और है। सो जस्ट चलो, ओके। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, डीप ब्रीथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्ले की, इतने सारे नाम बताए, ये किस टाइप के प्ले लिखते थे। अब जैसे ये लाइन रीड करूँगी ना, आपके दिमाग में दो ही चीज़ें स्ट्राइक करेंगी, एपिक बता रही हैं क्या, ट्रेजेडी का नाम ले रही हैं क्या। सो यस, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी ने एपिक, वो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राम्स, उससे पढ़ी है तो आप थोड़ा सा क्लिक करेगा आपको। देखिए फर्स्ट, देखिए, देयर वॉज अ फॉन्डनेस ऑफ हीरोइक थीम्स। एपिक में भी हीरोइक थीम्स है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये कैसा लिखते थे,
हीरोइक थीम्स इनका रहता था, स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन, ग्रैंड डिस्क्रिप्शन होता था, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स होते थे, इतनी लंबी लंबी स्पीचेस होती थी, ठीक है, वॉयलेंट इंसिडेंट्स होते थे, ह्यूज इमोशनल इंसिडेंट्स होते थे, मार काट दिखाई दी, ब्लड शेड दिखाई जा रही है, ठीक है, बहुत ही डिसऑर्डर, लाउडनेस, वॉयलेंस, इस तरीके की चीज़ें इनमें होती थी, ठीक है। और कैसा लिखते थे? हीरोइक थीम के साथ लिखते थे, ग्रेटफुलनेस, ऐसी हीरोइक ट्रीटमेंट, स्प्लेंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेसेस, ग्रैंड डिस्क्रिप्शन। द स्टाइल कैसा था? हीरोइक स्टाइल था। कैसे? ताकि एक स्ट्रॉन्ग और साउंडिंग लाइंस को, एपिथेट्स को, पावरफुल डिक्लेमेशंस को वो दिखा सके, क्योंकि अगर आपकी स्पीचेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इनका स्टाइल इतना ग्रैंड होता था कि वो उनकी वॉइस, जो उनके स्पीचेस होते थे, उनकी लाइंस इतनी साउंडिंग होती थी कि क्लिक कर जाए, समझ रहे हो। कभी कभार इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था कि इतनी ओवर चीज़ें हैं कि एट द सम एक्सटेंट कि वो बहुत ओवर लग रही हैं, बहुत ज़्यादा लग रही हैं, बट इन्हीं सब में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया। तो अब मैं फिर से बता दूँ, अब क्योंकि हम इस लाइन पे हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ के जो भी राइटर्स थे वो कैसा लिखते थे, या तो ब्लैंक वर्ड्स में लिख रहे हैं, हीरोइक ट्रेजेडी लिख रहे हैं, ठीक है, सटायर लिखा जा रहा है, प्रोज फिक्शन लिखा जा रहा है, पैम्पलेट्स छप रही हैं भाई, पैम्पलेट्स में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समझ रहे हो, और प्रोज रोमांस हो रहा है, क्रॉनिकल प्ले लिखे जा रहे हैं, यूफेमिज्म, थोड़ा सा कोटली कॉमेडीज़ लिखी जा रही है ना, कॉमेडी का नाम जैसे आया जॉन लिली, है ना, क्योंकि सब ट्रेजेडी लिख रहे हैं, सब कोई उसी टाइप का लिख रहा है, बस जॉन लिली को छोड़ के, ठीक है। हमारे थॉमस किड भैया जो लिखे हैं रिवेंज ट्रेजेडी, वेरी फेमस, द स्पेनिश ट्रेजेडी है, वेरी फेमस, इनका देख रहे हो सारे के सारे ट्रेजेडी लिख रहे हैं, है ना, सब लोग इस टाइप की चीज़ें लिखते थे। इनकी जो थीम्स थे वो ट्रैजिक नेचर की थी। फॉर द ड्रामाटिस्ट वर एज अ रूल टू मच इन अर्नेस्ट to give heed to what were considered to be the lowest species of comedy. The general lack of real humor in the early drama is the most prominent feature. Humor is brought in at all, in coarse and immature. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो हमारे जो भी राइटर्स थे वो ट्रैजिक थीम्स को लेकर डिस्कस करते थे, उनकी जो भी पैटर्न होती थी वो हीरोइक स्टाइल होती थी, बट सटायर भी प्रोमिनेंट है इस सब में, और साथ ही साथ क्या है, थोड़ा सा ह्यूमर का टच है, लेकिन बहुत ही ओवर अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारी ट्रेजेडी, सटायर, यही सब है ना। कॉमेडी बहुत ही लिटिल है, ऐसा कह सकते हैं। ये याद रखिएगा, द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स, ये MCQ में आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है कि भाई किसने यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को कॉइन किया, ठीक है। अब हम चलेंगे एक एक करके राइटर्स को पढ़ेंगे, ओके, उनके वर्क्स को पढ़ेंगे, मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारे जॉर्ज पील थे, उन 1550 सो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, या सो बेसिकली इनका जन्म जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। वो पढ़े थे, एजुकेटेड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल एंड एट ऑक्सफोर्ड। तो बेसिकली क्या याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं भाई, और ट्रांसलेटर भी हैं, पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो थोड़ी सी रिलेटिव ऑब्सक्यूरिटी में उनकी डेथ हो गई थी, और इनके बहुत ही सारे फेमस वर्क्स हैं। इनके प्लेज आप देख सकते हो, ये लिटरली हैक बन गए थे एंड फ्रीलांसर थे, ठीक है, लंदन के। और इनके प्लेज में आप देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1584, रोमांटिक कॉमेडी टाइप है ये। उसके बाद द फेमस क्रॉनिकल है, किंग एडवर्ड द फर्स्ट। तो ये क्रॉनिकल है ना, ये पूरा नाम नहीं है, मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया, बट द किंग एडवर्ड फर्स्ट जो है 1593, ये भी है, ये एक तरह का क्रॉनिक प्ले है। उसके बाद द ओल्ड वाइफ्स टेल है हमारा, जो कि क्लेवर सटायर है। द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथस्टैब, ये दोनों क्या है, ये सब इनके कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं। एक चीज़ याद रखना, क्रोनोलॉजी प्लीज़ याद कर लेना, बहुत ही फंसाएगा क्रोनोलॉजी आपको, बोलेगा कि वर्क्स को ना अरेंज करके दिखा दो। तो कुछ भी अगर नहीं पता होगा, ऊपर नीचे का एटलीस्ट 2 तो याद कर ही लो, उससे आप अंदाज़ा मार सकते हो कि ये बीच में रहेगा या कैसे। फिर ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प होती है, समझ में आया। इनकी जो स्टाइल थी वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉइंट थी, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एब्सर्डिटी की तरफ, बट ही हैज़ द रियल पोइट्री, ही कैन हैंडल हिज ब्लैंक वर्ड्स विथ वेरी ease. Variety then was common at the time. He was fluent, he was
ही हैज़ ह्यूमर एंड अ फेयर अमाउंट ऑफ पैथोस, यानी ह्यूमर एंड पैथोस का कॉम्बिनेशन. In short, he represents the great advance upon the earliest drama and is perhaps one of the most attractive among the playwrights of the time. Okay. So, अब यहाँ पे ना बहुत ही ओवर डेप्थ में मैंने इस चीज़ को क्लिक कर लिया. देखो, we give a short example to illustrate the poetical quality of his blank verse. So, ये जो डेविड से लेके हरबोस तक लिखा हुआ है ना, आप इसको रीड करना. और ये इनकी लाइंस है, ठीक है. ये कहाँ से ली गई हैं? द लव ऑफ किंग डेविड एंड फियर बेथसे. सो चलो, हम पूरी लाइंस को रीड नहीं कर सकते हैं, बट हमें आपको प्रोवाइड करना था, क्योंकि जब भी हम एक भी दो लाइंस फेमस नहीं कोटेशन करते तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है. तो अगर आपको यूनिवर्सिटी विथ आंसर में आएगा, दैट डजंट मीन कि आप डायरेक्टली ये सब लिखोगे. आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल देना होता है, इसलिए मैंने आपको 5 लाइन्स के एग्जांपल दिए कि आपको बहुत ओवर ना लगे. आप इसमें से 2-3 लाइन देख सकते हो, याद होने लायक हो तो याद कर लेना, अदरवाइज़ आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हो उसे, ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ग्रीन के बारे में, ठीक है. तो रॉबर्ट ग्रीन तो दोनों ही जगह पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े हैं, कैम्ब्रिज में भी पढ़े हैं. इनकी लाइफ भी बड़ी अजीब सी थी और पॉवर्टी में ही, गरीबी में मर गए, ठीक है. इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी थी और ये बहुत ही गरीबी में इनकी डेथ हुई है. 1592 में पॉवर्टी की वजह से इनकी डेथ हो गई. और ही इज सेड टू हैव डाइड आफ्टर एन ऑर्जी इन लंडन एल हाउस ऑफ अ सरफीट ऑफ पिकल हेरिंग एंड रेनिश वाइन. देखो, ये जो लाइन है ना, हल्का जिस भी कलर है, आई डोंट नो, इसको याद कर लेना. ऑफ अ सरफीट ऑफ पिकल हेरिंग एंड लो, इसमें आंसर क्वेश्चन में, आई मीन MCQ में ये आएगा कि ये लाइन किसके लिए बोला जाता है, किसकी डेथ के लिए बोला जाता है. सो यू कैन ईजिली पिक रॉबर्ट ग्रीन ही है वो. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये तो जन्म इनका नॉर्विच में हुआ था और लिटरेरी लाइफ इनकी लंदन में बीती है, एजुकेटेड लिटरेरी लाइफ. इनकी बहुत सारी फेमस प्लेस हैं, जिनके प्लेस में हैं अल्फोंसस द किंग ऑफ एरागॉन 1587, जो कि मार्लो की टैम्बरलिन की इमिटेशन है. ओके. फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बॉन्गे, जो कि 1589 की है और इनकी बहुत ही बेस्ट फाइन रिप्रेजेंटेटिव है एलिजाबेथन लाइफस्टाइल की. ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, जो कि हमारा 1591 का है, जो कि एरिस्टो से लिया गया है, जो कि एक इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ एरिस्टो. एंड द स्कॉटिश हिस्टोरी ऑफ जेम्स द फोर्थ एक्टेड इन 1592, जो कि एक हिस्टोरिकल प्ले नहीं है. तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बन गए, उसके बाद ऑरलैंडो फ्यूरियोसो और पेंडोस्टो, और कुछ और प्रोस पैम्पलेट्स भी इन्होंने लिखी हैं, ठीक है. जो मेजर चीज़ें याद करने लायक है वही मैं आपको बता रही हूँ. 2-3 जो हाईलाइटेड इनके वर्क्स हैं ये याद रख लेना है ना. और एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखा नहीं है, जो कि है पेंडोस्टो. अब देखो, थॉमस नाश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. ये जो भैया हैं कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं और ये लंदन भी मूव हो जाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है अपने विट के लिए, अपने पैम्पलेट्स के लिए, और कंट्रोवर्सीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है विथ हार्वे ब्रदर्स. याद रखना, इनकी जो है ना पंगे चलते थे, ठीक है. तो हमारे जैसे मार्लो भैया का तो आप अभी पढ़े ही नहीं है, उनकी डेथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. ये बार में बैठे होते हैं, इनकी बात नहीं करें, क्रिस्टोफर मार्लो की. सो यूज्ड टू सिट इन अ बार गॉड वो बार में बैठते हैं, पब में जाते हैं, एकदम नशे में धूत रहते हैं. कोई उनको कुछ उनके प्लेस को आई गेस कमेंट कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और क्रिस्टोफर मार्लो मर जाते हैं वहीं पे, उनकी पब में डेथ होती है. ओके. तो ये भी, इनकी भी डेथ कहीं ना कहीं नहीं, इनकी डेथ जो है ऑब्सक्योरिटी में हुई है. 1601 के आसपास हुई है इनकी डेथ. और इनकी कंट्रोवर्सीज बहुत ही ज़्यादा फेमस होती थी हार्वे ब्रदर्स के साथ. तो इनके लिए याद रखना, ये पैम्पलेट्स भी लिखते थे. तो इनका ये सीन था. थॉमस नैश ने क्या हुआ है, कोलैबोरेट भी कर रखा है. हमारे इनके को ऑथर थे डीडो, इनके साथ इनके कोलैबोरेशन है. जो इनकी वर्क है ना, डीडो करके एक वर्क है, क्वीन ऑफ
कार्थेज करके वर्क है, इनका कोलैबोरेशन मार्लो के साथ हुआ है। तो ये ऐसे 2 वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं जिसमें इन्होंने इनके साथ काम किया, मार्लो इनके साथ काम किया, तो कोलैबोरेट करके वर्क किया है, साथ में लिखा है। जैसे कभी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ साथ में राइटर थे, को ऑथर बोलते हैं ना, तो फिर वो अलग हो गए क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजीज इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, तो क्या बताएं। फिर कॉलेज खुद भी लिखते हैं, फिर खुद भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो बहुत ही कंट्रोवर्सीज हमेशा राइटर्स की लाइफ में होती है ऑब्वियसली। चलो, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ना कि मार्लोस की डीडो, इसमें इनका हाथ है, ही वॉज कोलैबोरेटर, ठीक है। बट इनकी कुछ प्लेस हैं जिनका नाम आप देख लीजिए। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, वेरी फेमस, इसको हम लोग बोलते हैं द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, याद रखना, कभी कभी सब टाइटल भी पूछ लेता है। उसके बाद समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट है, इनका बहुत ही फेमस 1592 का लिखा हुआ। और प्रीफेस लिखे हैं उन्होंने जो हमारे रॉबर्ट ग्रीन है, उनकी मेनाफोन की प्रीफेस इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। और जो रॉबर्ट ग्रीन है हमारे, वेर ही कहाँ पे हैं भाई, जस्ट अ सेकेंड। जो रॉबर्ट ग्रीन है हमारे, इन्होंने ही अपस्टार्ट बोला था, अपस्टार्ट करो, ठीक है, अपस्टार्ट करो। देखो, मार्लो की भी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं शेक्सपियर से, बट ये जो टर्म है अपस्टार्ट करो, याद रखना, ये रॉबर्ट ग्रीन ने ही दिया है। कहते हैं कि भाई ये हमारे पंख लगा के उड़ रहा है ये कौवा, ठीक है। सो याद रखना, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी फेमस वर्क क्या है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनकी सटायर, ट्रेडिशनल सटायरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, इंग्लिश पैम्पलेट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और इनकी बहुत ही फेमस कोटेशंस हैं, इसमें से एक कोटेशन तो ये है, फ्यू मैन हैव एवर सीन द लाइक ऑफ इट, जो कि बहुत ही फेमस इनकी लाइन्स है। कभी कभार यूजुअली क्या होता है, हम ऑथर्स को रीड करते हैं, उनकी लाइन्स को अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन फिर दिक्कत आ जाती है ना। तो देखो, अब आपको लग रहा होगा कि यार कितना शॉर्ट है नोट्स ना, तो बेसिकली दिस इज़ फ्रॉम अ बुक वेयर यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर MCQs, राइट। जो हमारी एडवर्ड एल्बर्ट है, उनकी बुक अगर आप पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट इज़ शॉर्ट बट इट इज़ क्रिस्प एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर, राइट। तो वहीं से ये लिया गया है जो भी आपको दिख रहा है। लिखा है ना कि his talent lays in pamphleting. He took an active part in political and personal questions of the day, and his truculent methods actually landed him in gaol. अब हमारे नेक्स्ट है हमारे थॉमस लॉज, हम इनको पढ़ेंगे और इनको जानेंगे कि भाई ये कहाँ के हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे हैं, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने स्टडी की है, फिर ये फिजिशियन भी बन गए थे। बहुत ही इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था, एंड इन्होंने एलिजाबेथन पीरियड में और जैकोबिन पीरियड में, दोनों में ये सर्वाइव करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। इनके फेमस वर्ड्स हैं हमारे रोज़लिंड डे, जो एज यू लाइक इट से लिया गया है, यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी, एंड फिर है हमारा द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर, ये भी बहुत फेमस वर्क है इनका, लॉज का। उसके बाद हमारा अ फिग फॉर मोमस, ये भी बहुत इनका फेमस वर्क है, ठीक है। चलो, अब हम इनके बारे में जान जाते हैं कि ये एजुकेट हुए थे। हाँ, वॉज द सन ऑफ लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सो यू कैन सी कि भाई ये लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन के बेटे थे। एजुकेट हुए लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, स्टडीड लॉ स्टडी किया, लीगल स्टडीज़ भी स्टडी किया, लिटरेरी करियर को स्टार्ट किया, और एक टाइम पे ये एक्टर भी रह चुके हैं, ओके। इनकी जो ड्रामेटिक वर्क है ये थोड़ा सा ही उन्होंने लिखा है, बट ही वॉज द कोलैबोरेटर विद शेक्सपियर इन हेनरी IV, जो शेक्सपियर की हेनरी VI है उसमें ये कोलैबोरेटर रहे हैं, और अदर ड्रामेटिस्ट इंक्लूडिंग रॉबर्ट ग्रीन ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे सिंपल सी बात है, जब आपके 4 फ्रेंड्स चारों राइटर हैं तो वो कुछ लिखेगा तो आप उसका हेल्प करेंगे, तो आप भी एक ऑथर बन जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, 2 लोग साथ में लिखते हैं, फिर बहुत ही इंटरनेट पे अवेलेबल होता है जिसमें को ऑथर करके रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे किड भैया, जो कि इतने फेमस हैं, ना कि वो कैम्ब्रिज में पढ़े ना ऑक्सफोर्ड में पढ़े, लेकिन फिर भी इनका नाम यूनिवर्सिटी बिट्स में कहीं ना कहीं काउंट होता है, ठीक है, ओके। सो हम थॉमस किड को पढ़ेंगे। थॉमस किड की जो फेमस वर्क है वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी।
देखो ये जो है ना, इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं हुई है। ये मर्चेंट ट्रेलर स्कूल इन लंदन है, इससे ये एजुकेट हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले राइट बने ये 1590s के। और उन्होंने मार्लो के साथ एक ही छत शेयर भी की है और ये भी गरीबी में बेचारे मर गए, ये भी बहुत ज़्यादा गरीब थे। इनकी फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, सोलिमन एंड पर्सिडा। और उसके बाद ये ट्रांसलेशन भी किए हैं टैसो एंड गार्नियर की, ठीक है। बेसिकली जो दो हमारे क्लासिकल राइटर्स हैं टैसो एंड गार्नियर, उनके वर्क्स के ये ट्रांसलेटर भी रहे हैं, तो हम इन्हें प्ले राइट के साथ ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इनकी फेमस वर्क में हमारे आता है कॉर्नेलिया, जो हमारा 1593 में लिखा हुआ है। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो 1585 में लिखा है। तो हमारा जो सबसे पहला क्रोनोलॉजी में देखेंगे हम, यही आएगा 1585 वाला। देन आफ्टर 1592 में जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेरोनिमो, उसके बाद द प्लेज इंक्लूडिंग सोलिमन एंड पर्सिडा 1588। सो जो भी कुछ पढ़ा करो उसको काउंट कर लिया करो। द स्पेनिश ट्रेजेडी, फिर उसके बाद सोलिमन एंड पर्सिडा, फिर हमारे आएंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ जेरोनिमो और उसके बाद कॉर्नेलिया, ठीक है। जो कि स्पेशली जो हमारा जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैक्सिमम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर क्रोनोलॉजी पूछ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसी में आएगा। सो देखो एक चीज़ और भी है, जैसे ये दोनों साथ में रहते थे, ठीक है। तो क्या था कि कुछ वर्क्स थे इनके, जैसे कुछ वर्क्स थे मार्लो के, जो कि ये कहते हैं कि मार्लो का है, ओके। बट फिर भी ये साथ में रहते थे, तो इन्होंने ना ब्लास्फेमी के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा केस चला। इनको बहुत ही ज़्यादा जेल में डाल दिया गया, इनको टॉर्चर किया गया, क्योंकि मार्लो तो मर गए तो वो बच गए थे इस चीज़ से। और इन्हीं के यहाँ से जो पेपर्स निकले थे लिखे हुए, इन्हीं के वर्क्स लिखे हुए, उसमें इन्होंने भगवान के बारे में गलत कह दिया था। ब्लास्फेमी समझ रहे हो ना, जब आप ईश्वर की बुराई करते हो, निंदा करते हो। अब सब इन्हें पकड़ लिए थे, इनको टॉर्चर किया जा रहा था क्योंकि मार्लो मर चुके थे। सो बेसिकली मार्लो की जो डेथ हो गई थी उससे वो मार्लो तो बच गए थे, लेकिन क्योंकि इनके यहाँ से ये सारी चीज़ें मिली थी तो ये सब कुछ इन्हें सहना पड़ा था। बाकी ये यही कहते हैं कि, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी। और उनकी मार्लो की डेथ तो वैसे ही हुई और ये बेचारे टॉर्चर हुए और गरीबी में मरे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे लास्ट को देखेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो। कि भाई क्रिस्टोफर मार्लो जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको भी पता होगा कि जो क्रिस्टोफर मार्लो है ये कैम्ब्रिज में पढ़े लिखे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और इन पे भी जासूसी वगैरह का बहुत सारा एक्यूजेशन, ईश्वर की निंदा करने से रिलेटेड, जासूस होना, इस तरीके के बहुत सारे इल्ज़ाम इनकी लाइफ में भी लग चुके हैं। और बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर, अगर 29 की एज में ही ये मर चुके थे। बाहर रूम में इनकी फ़ाइट हो गई होती है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ऐसे ही वो नहीं मर सकते, ओके। इनके फेमस वर्क को अगर आप देखोगे, जितनी भी मार्लो की फेमस ट्रेजेडीज़ हैं वो सब 5 साल के अंतर्गत, ये जो 87 से 92 है इसी के अंतर्गत लिखी गई हैं, ओके। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इनका बहुत ही फेमस वर्क है टैम्बरलिन द ग्रेट, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हैं। और डॉक्टर फॉस्टस है, द ज्यू ऑफ माल्टा है, एडवर्ड सेकंड है, डीडो लिखा है इन्होंने। अभी मैंने शुरू में डीडो वर्ड बोला और क्वीन ऑफ कार्थेज बोला, जिस थॉमस नाशे के साथ कोलैबोरेट होकर इन्होंने की लिखा है, ठीक है। इनकी एक पोएम भी लिखी है हीरो एंड लिएंडर करके। और एक बहुत ही फेमस बेन जॉनसन ने लिखा है, बेन जॉनसन टू कॉइन द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। बेन जॉनसन, इनकी जो लाइंस होती थी माइटी थी, इसीलिए बेन जॉनसन ने ये फ्रेज टर्म किया है मार्लोज माइटी लाइन, ओके। और जो भी यहाँ पे जो डेट्स वगैरह लिखी है ना, जो ज्यू ऑफ माल्टा 1587, मैंने जो भी बोला वो बिना डेट्स के बोला, लेकिन यहाँ पे पूरा डेट्स अवेलेबल है। सो आप आराम से डेट्स को लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। हीरोइक ट्रेजेडी इन्होंने लिखी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। और
लेकिन ये शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं। इनके अकॉर्डिंग शेक्सपियर कॉपी करते रहते हैं पूरा टाइम, तो इनको और शेक्सपियर को लेके इसीलिए लोग कहते हैं कि मार्लो मर गए तो शेक्सपियर का कहीं ना कहीं अब इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, क्योंकि मार्लो लोगों को बताने लगते थे कि ये मेरे वर्क से कॉपी किया गया है, ये मेरे वर्क को लेके लिखे हैं और ये तो हमारे ही चीज़ों को कॉपी करता है ये। तो इस तरीके के बाद जब मार्लो की डेथ हो जाती है तो थोड़ा सा शेक्सपियर और अपने पीक पे आने लगते हैं, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मार्लो की डेथ के बाद शेक्सपियर बन पाए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं यही यूनिवर्सिटी विट्स थे जो कि शेक्सपियर को ट्रांसफॉर्म किए हैं। शेक्सपियर ने स्टेबल कीपर से ऑडिशन लेने से डायरेक्टली ड्रामा प्ले लिखना, उसके बाद वो इतना फेमस होना, इतने पढ़े लिखे ना होने के बावजूद ये जो गॉड गिफ्टेड जो उनका था वो होना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स की बहुत ही फेमस लास्ट लाइन है। आपको पता है डॉक्टर फॉस्टर्स, अगर आपने नहीं पढ़ा, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आप जाके पढ़ना। उसमें डॉक्टर फॉस्टर्स जो होता था वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता था। उसने हर टाइप की नॉलेज लेना बहुत पसंद था। वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो डेविल से बात करे और उनकी स्टडी करे। तो कोई बंदा आता है उसको ये सिखा देता है और फिर वो क्या करता है, एक सौदा कर लेता है अपने बॉडी का, अपनी सोल का सौदा करता है। कहता है कि तुम्हें हम, डेविल बोलता है कि तुम्हें हम ऐसी शक्ति देंगे कि तुम कहीं भी जा सकते हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, इस टाइप का कुछ होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और बदले में तुम्हें मरने के बाद पूरी अपनी सोल जो है वो हमारे जो देवता हैं डेविल के, लूसीफर बोलते हैं ना, उनको देना पड़ेगा। तो वो अपना सोल का सौदा कर लेता है और लास्ट मोमेंट में वो जब भगवान को याद कर रहा होता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दे, तब तक देर हो चुकी होती है और डेविल आ चुका होता है उसको लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, स्टैंड स्टिल यू एवर मूविंग स्पीयर्स ऑफ हेवन, दैट टाइम में सीज एंड द मिडनाइट नेवर कम, फेयर नेचर्स आई, rise again and make perpetual day, or let this hour be but a year, a month, a week, a natural day, that Faustus may repent and save his soul. Oh, lient, curate noctic ical. The star moves still, time runs, the clock will strike, the devil will come, and Faustus must be damned. Oh, I'll leap up to my God who pulls me down. See where Christ's blood streams in the firmament. One drop would save my soul, half a drop, my Christ. Rend not my heart for naming of my Christ, yet I will call on him. Oh, spare me, Lucifer, where is it now? 'Tis gone, and see where God stretching out his arms and bend his earful bows. Mountains and hill, come and fall on me and hide me from the heavily wrath of God. So लास्ट लाइन में बेसिकली जो उसकी जब हेल में वो पहुंचने लगता है, ठीक है, जब उसका समय नज़दीक आ जा होता है, जब उसको उसकी बॉडी को उसके सोल को लेने के लिए आता है, तो उसको रियलाइज़ होता है, वो लास्ट में जब भी वो रियलाइज़ करने का चाहता है, जब भी वो सोचता है कि यार मैं गॉड से माफ़ी मांग लूँ क्या, तब तक वो जो सौदा होता है ना उसका, जिस डेविल से किया होता है, वो बार बार उसके सामने आता है और उसको याद दिलाता है कि तुमने हमें प्रॉमिस किया है, तुमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वो नहीं कर पाता और लास्ट टाइम उसको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। बिकॉज वेरी सिंपल, हम अपनी बॉडी डेविल के पास, अपनी सोल डेविल को बेच रहे हैं, तो वो हमसे न जाने कितने साल तक हमारे साथ क्या क्या होता रहेगा, हम नर्क में रहेंगे और क्या क्या होगा हमारे साथ। वो बेटर है या फिर वो बेटर है कि जैसे नॉर्मली सारे लोग मरने के बाद जाते हैं वैसे ही आप भी जाते हैं। सो उसने सौदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लास्ट में उसको बहुत ही ज़्यादा, जब वो नर्क पहुँचने लगा तो उसको रियलाइजेशन होने लगा उसने कितना गलत किया, ठीक है। तो अब हम बेसिकली हम कंप्लीट पे आ चुके हैं अपना। तो एक चीज़ बता देती हूँ जो कि अभी आपको जानना ज़रूरी है। फिर से कॉपी लेके जो ये इन लोग का नाम नोट किया था ना, इसी के आगे लिख लेना। देखो, जो क्रिस्टोफर मार्लो होते थे उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज किया। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हीरोइक ट्रेजेडी एंड ब्लैंक वर्ड्स में, जैसे अभी वहाँ पे लाइन आपने पढ़ा होगा, ब्लैंक वर्ड्स लिखा था। जो रॉबर्ट ग्रीन थे उन्होंने सटायर का इस्तेमाल किया है। थॉमस नैश जो है वो सटायर का इस्तेमाल किए, पैम्पलेट्स लिखते थे वो, ठीक है। थॉमस लॉर्ड जो है वो प्लेज लिखते थे, रोमांस प्रोज रोमांस लिखते थे।
जॉर्ज पील जो है वो क्रॉनिक प्ले लिखे हैं, पेस्टोरल ड्रामा लिखे हैं। जॉन लिली है वो बेसिकली कॉमेडी राइटर ही थे, तो वो कोटली कॉमेडीज़ लिखा करते थे। और थॉमस किड जो थे, जो कहीं नहीं पढ़े थे, उन्होंने रिवेंज ट्रेजेडीज़ लिखी थी। इनकी बहुत ही फेमस है द स्पेनिश ट्रेजेडी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझा दिया, बट जो मेजर चीज़ें थी, मेजर वर्क्स थे, उसको इसीलिए हाईलाइट करते थे क्योंकि एग्ज़ाम में हर चीज़ आप नोट नहीं कर पाओगे, बट उनके वर्क्स अगर लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं ना, क्योंकि आप उनके वर्क्स याद है तो टीचर को लगता है इनको पता ही होगा हर चीज़। ओके, शुरुआत अच्छी कर देना और राइटर्स के नेम के साथ उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख देना, जो अभी लास्ट में बताया, उससे आपके आंसर अच्छे हो सकते हैं। ओके, सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन give your response कि अच्छा लगा नहीं लगा, so I can perform better next time. Thank you so much guys. जय हिंद.